नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहा है इंडिया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है और देश में बड़े हमलों की साजिश को नाकाम किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी अनिल शुक्ला ने इसका खुलासा किया। कहा, दिल्ली स्पेशल सेल ने 9 आरोपी पकड़े हैं। दिल्ली समेत कई शहरों में अहम संस्थानों पर बड़े हमलों की साजिश रच रहे थे। भारी मात्रा में गोला बारूद, हथियार और रोबोटिक कार बरामद हुई है। स्पेशल सेल ने डिफ्यूज किए हैं लाइव ग्रेनेड। बरामद हथियार पाकिस्तान में बने हुए हैं। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से इनका कनेक्शन साबित हुआ है। लॉजिस्टिक मदद में नेपाली एजेंट भी शामिल हैं। आपको दिखा रहे हैं ये 3 तस्वीरें जो 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दूसरी तरफ वो ग्रेनेड, जो हथियार बरामद किए गए। बड़ी संख्या में यहाँ पर से हथियार मिले हैं और शहजाद भट्टी से इनका सीधा संबंध जो है वो साबित हुआ है। तो आपको बता दें कि ये पूरा गैंग पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी का है। एनडीटीवी आपको दिखा रहा है गिरफ्तार 9 आतंकियों में से 6 की तस्वीरें। तो आप देख रहे हैं ये 6 तस्वीरें जो कि 9 आतंकी जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से ये 6 की तस्वीरें हैं। गिरफ्तार आतंकी जो हैं वो हैं कामी लामा, हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह, मनजीत सिंह, तौकीर रिजवान और साजिद महमूद शेख। पाकिस्तान में बैठा हुआ है मुन्ना झिंगारा। और ये सभी जो हैं 9 में से जो 6 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सभी शहजाद भट्टी गैंग के हैं। दिल्ली को दहलाने की इनकी साजिश थी और ये जो लोग गिरफ्तार हुए उनमें से 6 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें नेपाल का कनेक्शन भी साबित हो रहा है। इसके अलावा आपको स्क्रीन पर जो एक और तस्वीर दिखाई दे रही है वो है मुन्ना जहांगीर की, जो फिलहाल पाकिस्तान में है और इन सभी आतंकियों का हैंडलर है। तो मुकेश सिंह सेंगर मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, ये इसमें पाकिस्तान का एंगल है, इसमें कुछ नेपाल से भी सहायता मिली है और जो साजिश थी वो दिल्ली और कई जगहों पर अहम ठिकानों पर निशाना साधना, क्या विस्तृत जानकारी इनके बारे में मिली है? और देखिए, इसके पीछे जो अब तक दिल्ली पुलिस ने जो बताया है, इसमें सबसे जो बड़ी साजिश है वो है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की। आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान में बैठे 4 जो हैंडलर हैं वो भारत में कई शहरों में बड़े हमले करवाने की फिराक में थे। और ये जो हैंडलर हैं, एक का नाम है मुन्ना झिंगारा, दूसरे का नाम है शहजाद भट्टी, तीसरे का नाम है आबिद जट और एक और चौथा हैंडलर है जो पाकिस्तान में बैठा है। पुलिस के मुताबिक ये सभी लोग देश में कई जगहों से इन्होंने शूटर हायर किए। पहले एक शख्स मुंबई से पकड़ा गया जिसका नाम डॉन था। उसके बाद झारखंड से गिरफ्तारी हुई। झारखंड के बाद फिर दिल्ली से 2 लोग पकड़े गए, फिर महाराष्ट्र से 2 लोग पकड़े गए। इस तरह से कुल 8 लोग गिरफ्तार हुए और एक जो नेपाल का शख्स है वो डिटेन है, उससे पूछताछ की जा रही है। इस पर आरोप ये है कि ये जो शख्स है ये सभी शूटरों को, सभी आतंकवादियों को जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो दे रहा था। पुलिस के मुताबिक दिल्ली, मुंबई के अलावा कई शहरों पर इनको हमला करना था, जिसमें कई महत्वपूर्ण जो जगह हैं वहां पर ये हमला करने की फिराक में थे। इसके अलावा जो सिक्योरिटी पर्सन हैं उनको भी ये टारगेट करने की फिराक में थे। इनके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक, ग्रेनेड और ग्लॉक पिस्टल के अलावा कारतूस मिले हैं। ये सभी विस्फोटक और हथियार पाकिस्तान से ड्रोन के रास्ते आए थे जो इन लोगों ने रिसीव किए थे और ये इनको मिलने वाले थे। जी, धन्यवाद आपका मुकेश। और इस बारे में पुलिस के स्पेशल सीपी अनिल शुक्ला से हमारी सहयोगी अनुष्का ने बात की है। आपको सुनाते हैं क्या कहना है पुलिस का। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्पेशल सेल के सीपी मौजूद हैं। सीधा चलकर उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि बड़ा काउंटर टेरर ऑपरेशन चलाया गया है दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तरफ से, 8 लोगों की गिरफ्तारी बताई जा रही है। सर, इनके निशाने पर क्या कुछ था और किस तरीके से आप लोगों को टिप मिली कि इस तरीके का जो एक्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है? हम लोगों ने 17 तारीख को एक व्यक्ति को पुणे से गिरफ्तार किया था और उसके बाद पूछताछ के दौरान एक और व्यक्ति को झारखंड से गिरफ्तार किया। इन दोनों की रिगरस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि पाकिस्तान बेस्ड कुछ गैंगस्टर्स हैं जो कि आईएसआई सपोर्टेड हैं
और वो दिल्ली और मुंबई में अटैक कराने के लिए कुछ टीमों का गठन कर रहे हैं। तो मुंबई के 2 लड़कों को उठाया गया, ये तौकीर है और अरबाज है। उनसे पूछताछ से पता चला कि जो उनके हैंडलर हैं वो सेम ही हैंडलर हैं जो दिल्ली में अटैक करने के लिए कुछ टीम्स को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इनमें जब हमें पता चला कि ये टीम ऑलमोस्ट रेडी है, तो कल हमने इनको इंटरसेप्ट किया जब ये अपने ठिकाने पर छतरपुर की तरफ जा रहे थे। इनके पास से 4 हैंड ग्रेनेड, जिनको कि कल एनएसजी ने एक्सप्लोड करके डिसआर्म किया। उसके बाद इनसे 2 वेपन और तो आइए अब आपको कुछ और खबरें दिखाते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी पर हमले की खबर है। अभिषेक बैनर्जी पर भीड़ ने हमला किया है। दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में हमला हुआ है। टीएमसी समर्थक के परिवार से मिलने पहुंचे थे अभिषेक बैनर्जी। चुनावी हिंसा में मारे गए टीएमसी समर्थक के घर जा रहे थे अभिषेक बैनर्जी, लेकिन रास्ते में ही भीड़ ने अभिषेक बैनर्जी पर हमला किया। अभिषेक बैनर्जी ने इस हमले के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं, अब देखिए पुलिस कहीं नहीं है। और मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी ऋतिक मंडल। ये जो हमला हुआ है अभिषेक बैनर्जी पर, बताया जा रहा है कि भीड़ ने हमला किया है। कौन लोग थे, क्या गुस्सा, क्या नाराजगी थी, क्यों हुआ अभिषेक बैनर्जी पर हमला? ऋतिक बताएंगे वहां पर क्या बातें सामने आ रही हैं? दरअसल देखिए 17 दिनों बाद, यानी जब ये नतीजे सामने आए उसके बाद अभिषेक बैनर्जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी वो आज दोनों जगह के दौरे पर थे। एक दक्षिण 24 परगना जो इन्हीं के इलाका है, उसी सोनारपुर में वो कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे जो राजनीतिक हिंसाओं का शिकार हुआ है। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे तो गुस्साए भीड़, आम लोग, और हालांकि तृणमूल कांग्रेस का आरोप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के खिलाफ है। अभिषेक बैनर्जी खुद आरोप उठा रहे हैं बीजेपी के समर्थकों के खिलाफ। पहले तो वो जैसे ही वहां पर पहुंचे तो वहां पर उस गांव में पहुंचने के बाद जो है महिला और स्थानीय लोग आकर उनके खिलाफ चोर स्लोगन दिए। उसके बाद जो है वहाँ पर जो घेराबंदी किया। हालात ऐसे बिगड़ी कि वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ पर हाथापाई का मंजर हो रहा था, उनके ऊपर फिजिकल अटैक और अब्यूजेस भी चल रहे थे। तस्वीरें से ये साझा हो रहा है। उसके बाद जो है वहाँ पर मौजूद पुलिस के लोग जो थे उन्होंने एक हेलमेट पहनाकर उसी भीड़ में से जो है उनको बाहर निकाला। बाद में एक स्कूटी के मदद से जो है उन्हें उस इलाके से बाहर निकाला गया है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर खुद अभिषेक बैनर्जी का आरोप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बिल्कुल, अभिषेक बैनर्जी का सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की सब करनी है। हालांकि यहाँ पर भीड़ ने हमला किया है, लेकिन कौन थी ये भीड़, क्यों हुआ है हमला, ये सारे सवाल हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। धन्यवाद आपका ऋतिक मंडल। और आगे बढ़ते हैं, इस वक्त बात करते हैं यहाँ पर दिल्ली में जो हत्याकांड एक हुआ है उसकी बात करेंगे। दोस्ती, भरोसा और त्योहार, इन तीनों के चक्रव्यूह में फंसाकर एक दोस्त की जान ले ली गई है। दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद के खोड़ा इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे एनसीआर को हिला दिया है। यहाँ पर 11वीं क्लास के छात्र सूर्य प्रताप चौहान को बकरीद के दिन उसके ही दोस्तों ने दावत के बहाने अपने घर बुलाया, उसे बहलाया फुसलाया और उसके बाद सूर्या के पेट पर चाकुओं से वार किया। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और अस्पताल में तड़प तड़प कर सूर्य चौहान की मौत हो गई। परिवार इंसाफ मांग रहा है। गाजियाबाद की तस्वीर आज हर माँ बाप को परेशान कर रही है। एक माँ तड़प रही है, पूरा परिवार बिलक रहा है और इलाका भी कांप रहा है, सकते में है। यहाँ 7 लड़के एक लड़के को घेरे हुए हैं, उसको दबोच रहे हैं और उसके साथ उसके बाद जो कुछ हुआ, दिल्ली एनसीआर का कलेजा कांप गया। आरोप है कि इन्हीं में से एक असद नाम के लड़के ने सूर्या चौहान को इसके बाद इतनी बुरी तरह से चाकू घोंप दिया कि उसकी अस्पताल में मौत हो गई। ये सब कुछ हुआ सूर्या के दोस्त की आंखों के सामने। वो बताता है कि कैसे बकरीद की दावत के नाम पर, कुर्बानी दिखाने के नाम पर उसके दोस्त की पूरी तय प्लानिंग के तहत हत्या कर दी गई। ईद वाले दिन हम आए थे कहीं से, तो हमें बोला
हमें बुलाया उसने और हमसे बोला आओ ईद मनाएंगे। ईद मनाने के बहाने उस हमने बोला कि हम मीट वगैरह नहीं खाते, तो उसने कहा तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं आओ। वो हमें अपने साथ ले जा रहा था, ले जाता है तो 5-6 लड़के थे। उसने फिर बातचीत करते करते अचानक से चाकू निकाला और सूर्य के पेट में मारा। किसने? अशद ने। जब उसने उसके पेट में मारा उसके बाद वो लोग मेरे पीछे भागते, उससे पहले मैं वहाँ से भाग गया। सुना आपने, दोस्तों ने बुलाया और फिर बकरीद के दिन उस पर ऐसे चाकू चला दिया जैसे उसी की कुर्बानी देनी थी। दिल्ली से सटा गाजियाबाद का खोड़ा इलाका, जहां नवनीत बिहार में रहने वाला सूर्या प्रताप चौहान, उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया गया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सूर्या का दोस्त ये अभी तक समझ नहीं पा रहा है कि आखिर असद ने उसे मार क्यों डाला। पुराना कुछ था तो नहीं ऐसा हमारा। पुराने कोई रंजिश नहीं थी? नहीं, आज तक उससे कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं थी हमारी, ना उससे बातचीत थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि सूर्या पर हमला क्यों किया गया? क्या इसके पीछे किसी और का हाथ भी हो सकता है? हालांकि पोस्टमार्टम के बाद सूर्या का शव जब घर पर लाया गया तो परिवार ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। साफ कह दिया, जब तक सूर्या के गुनहगारों पर शिकंजा कसा नहीं जाएगा, उनका एनकाउंटर नहीं होगा, घरों पर बुलडोजर नहीं चलाए जाएंगे, सूर्या का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस समय परिवार के तमाम जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं, क्योंकि मृतक का जो शव है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। शव के आने से पहले एम्बुलेंस में एक फ्रीज़र पहले लाया गया था, क्योंकि परिवार की लगातार मांग है कि जब तक आरोपियों को मौत की सज़ा नहीं मिलती है तब तक वो अंतिम संस्कार जो है वो नहीं करेंगे। ये आपको भीड़ भाड़ की मैं तमाम तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तमाम कुछ ऐसे हिंदू रक्षा संगठन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो परिवार के साथ मौजूद है। परिवार इस समय बहुत ज़्यादा भावुक हो चुका है। भीड़ भाड़ से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर इस समय लोग लगातार मौजूद है। हमारी यही मांग है, जैसे मेरा भाई मेरे से छीना गया है वैसे ही उस असद को भी मार के हमारे पास लेके आ जाए। इनकाउंटर करो, हाफ नहीं फुल इनकाउंटर चाहिए हमें उनका। उस असद मेरे सामने आना चाहिए, तभी मेरे भाई की बॉडी यहाँ से जाएगी और उसके घर पे बुलडोजर चलवाया जाए। सर 9 महीने कोख में रखने वाली माँ बार बार अपने बच्चे के जाने के गम में बिलख पड़ती है, परेशान हो जाती है कि आखिर उसके बच्चे को क्यों मारा गया। बच्चे की मौत पर अब माँ भी उबल पड़ी है। हम क्या चाहते हैं? हमें बस लड़के को मारना है, जैसे मेरे बच्चे को मारा है उसने। जैसे मेरे बच्चे को चाकू घुमा दिया ना, तैसे मैं उसकी यहाँ से बाहर निकाल दूं कैच के। घर से क्या असद ने बुलाया था? हाँ, फोन करके बुलाया था मेरे बच्चे को। हाँ, ये बोला था आ जाओ ईद मिलते हैं। हमें क्या पता ईद के बहाने ये हमारे बच्चे के चक्कू भोंक देगा पेट में। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद अब परिवार मान गया है, वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है। परिवार गमजदा है, बेहाल है, परेशान है। आसपास के लोग भी सकते हैं कि आखिर ये हुआ क्या, क्यों सूर्या को मारा गया। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में ये बात भी सामने आई है कि तकरीबन 8 महीने पहले असद और सूर्य के बीच बाइक चलाने को लेकर एक विवाद हुआ था। दोनों के बीच लड़ाई भी हुई, जिसके बाद दोनों दोबारा कुछ दिन पहले दोस्त बन गए थे। लेकिन परिजनों का कहना है कि ये दोस्ती सिर्फ एक दिखावा था। दरअसल असद और उसके साथी अंदर ही अंदर बदला लेने की आग से झुलस रहे थे, जिसके बाद बकरा ईद के दिन ही इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के लिए चुना गया। पूरा सच तभी सामने आएगा जब असद पकड़ा जाएगा। हालांकि अब तक की जांच के बाद असद के पिता समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस टीम के द्वारा आज 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना संबंधित 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, एक चिन्हित किया गया है, सभी बिंदुओं पर गहनता से पूछताछ जारी है तथा मुख्य आरोपी गिरफ्तारी हेतु भी टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरे मामले में यूपी सरकार भी एक्टिव हो गई है और दोषियों को कड़ी सजा की बात कह रही है। वो बक्सा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत गंभीर है और जिन लोगों ने ऐसा अपराध किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। 17 साल के लड़के को निष्पक्ष रूप से उसकी जांच हो रही है और निश्चित तौर पे जो भी इसके पीछे होगा, जो भी इस प्रकरण के इस घटना के पीछे होगा, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है। इस हत्या पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, लोग दहशत में हैं, तो दूसरी तरफ सवाल भी हैं कि आखिर नई उम्र के इन लड़कों के जहन में इतनी नफरत, इतनी क्रूरता, हिंसक रवैया आखिर कहां से आ रहा है, जो मामूली बात पर ही अपने दोस्त की जान लेने से भी नहीं हिचकते। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
और हमारे साथ जुड़ गए हैं अब मेरे सहयोगी शुभांग, जो इस स्टोरी को लगातार फॉलो कर रहे हैं। शुभांग हमारे साथ हैं। शुभांग, अभी भी खबर आई कि अब पुलिस से बातचीत के बाद परिवार जो है अंतिम संस्कार के लिए शायद तैयार हो गया है, तो क्या हो पाया है अंतिम संस्कार? जी बिल्कुल नगमा जी, इस समय अंतिम संस्कार हो रहा है। दरअसल यहाँ से तकरीबन अब पौना घंटा हो चुका है जब जो परिवार के लोग हैं वो एम्बुलेंस में यहाँ से शव को ले जा चुके हैं। मृतक सूर्य का शव यहाँ से ले जाया गया, लेकिन इससे पहले वो ले जाते पुलिस और मृतक के परिवार के बीच में एक सहमति यहाँ पर देखने को जरूर मिली। पुलिस ने ये कहा है कि आपको मुआवजा ज़रूर मिलेगा, उसके अलावा सुरक्षा आपको प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। ये इन 3 शर्तों के बाद ही जो परिवार है वो यहाँ से माना था और उसके बाद अब जो अंतिम संस्कार है वो इस समय किया जा रहा है। मैं इस समय उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर इस हत्या को अंजाम भी दिया गया था, जहाँ पर मृतक सूर्य का घर भी है और अब यहाँ पर भी शांति पूर्वक जो माहौल है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। पुलिस की भीड़ और जितने भी सुरक्षा हिंदू सुरक्षा के संगठन यहाँ पर मौजूद थे वो भी फिलहाल अब यहाँ से जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो शांति का माहौल है वो इस इलाके में देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे केस में ये रहेगी कि जो मुख्य आरोपी है असद, उसकी गिरफ्तारी अभी तक बाकी है और साथ ही साथ जिस हथियार से इस जुर्म को किया गया है वो भी अभी तक पुलिस को बरामद नहीं हुआ है। तो इन दोनों ही जिस हथियार से हत्या की गई है वो अभी पुलिस को नहीं मिली है। शुभांग, धन्यवाद आपका। वापस आएंगे अपडेट्स के लिए कुछ देर बाद। इस समय अंतिम संस्कार वहां पे चल रहा है, लेकिन इस वक्त लौटते हैं टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी पर जो हमला हुआ है उस खबर पे। अभिषेक बैनर्जी पर भीड़ ने हमला किया है। दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में यह हमला हुआ है। टीएमसी समर्थक के परिवार से मिलने पहुंचे थे अभिषेक बैनर्जी। चुनावी हिंसा में मारे गए टीएमसी समर्थक के घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही भीड़ ने अभिषेक बैनर्जी पर हमला किया। अभिषेक बैनर्जी ने इस हमले के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। आपको दिखा रहे हैं हम तस्वीरें यहाँ पर। अभिषेक बैनर्जी इसको कह रहे हैं कि सीधे सीधे इस पे बीजेपी का हाथ है। यहाँ पर भीड़ ने उनके ऊपर हमला किया, उसमें वो कुछ घायल हुए दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी के नेता अभिषेक बैनर्जी वहाँ पर गए थे अपने टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं जो इलेक्शंस के दौरान, चुनावी हिंसा के दौरान मारे गए थे टीएमसी समर्थक, उनके घर जा रहे थे अभिषेक बैनर्जी मिलने के लिए, लेकिन रास्ते में ही एक भीड़ ने अभिषेक बैनर्जी पर हमला किया है। ऋतिक मंडल मेरे साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक, कुछ जानकारी और क्या मिली है अभिषेक बैनर्जी पर जो हमला हुआ है? टीएमसी कह रही है कि इसमें बीजेपी का हाथ है। आपने बताया कि यहाँ पर एक भीड़ मौजूद थी, उस भीड़ ने कौन थे लोग? वो क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे, आम लोग थे? क्यों हमला किया गया, कारण क्या स्थिति वहां पर है? देखिए, जिस तरह से खबरें निकल कर आ रही है सभी उस सोनारपुर के इलाके के जो है आम लोग है, महिलाएं दिख रही है और उनका आरोप ये है कि लगातार तृणमूल कांग्रेस की उस इलाके में जिस तरीके से अत्याचार चल रहा था उसका शिकार वो बन रहे थे। और जिस आरोप तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है कि अभिषेक बैनर्जी का आज सोनारपुर विजिट करने का पर्पस यही था। उनका आरोप है कि चुनावी हिंसा के दौरान मारे गए एक कार्यकर्ताओं के घर पे वो पहुंचे हुए थे और घर पर पहुंचने से पहले ही उनके ऊपर इस तरीके से हमला किया जाता है। पहले तो वो जिस इलाकों में पहुंचे तो वो स्कूटी में और बाइक में सवार होकर वो पहुंच रहे थे, वहां पर जो मीडिया की मौजूदगी थी। इस बीच स्थानीय लोग उसके ऊपर हमले किए, उनसे फिजिकल अब्यूज भी किया गया। इसके बाद जो देखा जा रहा है कि तस्वीरें जो साझा हो रही है उससे उनके ऊपर अंडे भी फेंके गए हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही धक्का मुक्की के दौरान जो है हेलमेट का मदद लेते हुए अभिषेक बैनर्जी को फिर से एक स्कूटी में सवार करके उसी कार्यकर्ता के घर तक तो पहुंचा दी गई है, लेकिन वहां पर मौजूदा मंजर जो नजर आ रहा है वहां पर स्थानीय लोग अभी भी उस घर के बाहर जो है डेरे डाले बैठे हुए हैं। वो ये लगातार आरोप कर रहे हैं कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा खासकर दक्षिण 24 परगना में लगातार अत्याचार चल रही थी, इसको लेकर वो लोग नाराज है। उसका जवाबदेही वो अभिषेक बैनर्जी से करना चाहते हैं। हाथापाई का मंजर ऐसा बन गया था कि लोग आकर उन्हें थप्पड़ भी मारे हैं, ऐसे तस्वीरें भी निकल कर आ रही है और उनसे फिजिकल कि ये सिर्फ और सिर्फ नाराजगी का मामला है। ये आम लोग हैं जो कि इस बात से परेशान हैं कि टीएमसी के शासन के दौरान उन पर बहुत अत्याचार हुए थे
और इन्हीं लोगों ने हमला कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, ज्यादातर बयान जो महिलाओं से निकल कर आ रही है वो उनका कहना है कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि शर्मसार कर देने वाली घटना 2024 में जब हुआ था, यानी आरजी कौर जो हॉरर इंसिडेंट हुआ था, उसके को लेकर महिला भी ज्यादा नाराज है। तो इस तरीके से गुस्सा है भीड़ जो है अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ वो उमड़ पड़ा है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से ये जब अभिषेक बैनर्जी आज चुनाव के नतीजे आने के बाद 17 दिनों बाद जो है बाहर आए हैं, तो इस तरीके से लगातार जो है टॉप लीडरशिप तृणमूल कांग्रेस के उनके खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ता, लोग, नेता, उत्साह भीड़ उनके घर के कोलकाता में स्थित घर है उनके। मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रही हूँ। अभिषेक बैनर्जी ने अपने ऊपर हुए इस हमले के बाद क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या कहा है, सुनाते हैं पहले, उसके बाद मैं वापस आऊंगी आपके पास। ऑल बीजेपी स्पॉन्सर्ड। अब देखिए क्या हाल किया गया है। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं, अब देखिए पुलिस कहीं नहीं है। तो सीधे कह रहे हैं कि देखिए ये सब बीजेपी का हाथ है, 1 महीना हुआ नहीं, लोकतंत्र का नमूना दिखा रहे हैं। यहाँ पर भीड़ ने उनके ऊपर हमला किया है, लेकिन जैसा वहाँ पे ऋतिक आप बता रहे हैं कि बहुत सारी महिलाओं का कहना है कि नाराजगी है अभिषेक बैनर्जी और टीएमसी के खिलाफ। अभिषेक बैनर्जी पर जो हमला हुआ है उसमें वो घायल भी हुए हैं, क्या स्थिति क्या है वहाँ पर, उनके ऊपर हमला होने के कारण क्या वहाँ पर एक तनाव भी है? देखिए बिल्कुल तनाव का स्थिति अभी भी बनी हुई है और इस बीच जो है अभिषेक बैनर्जी उसी कार्यकर्ता के घर पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने जो बताया मीडिया के कर्मियों को कि वो देर रात तक वहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक पुलिस नहीं आती है। तृणमूल कांग्रेस के तरफ से जो है स्थानीय पुलिस को भी इस बात की जानकारी पहुंचा दी गई है। जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है उस थाने उस डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी इस बात के में बताया गया है। तृणमूल का कहना है कि पुलिस की गैर मौजूदगी के दौरान इस तरीके से हमला हुआ है और उनका सीधा आरोप जो है सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ है। लेकिन जिस तरीके से गुस्सा है भीड़ दिख रही है और हमने पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से कोलकाता में स्थित ममता बनर्जी के घर के आसपास हो या फिर अभिषेक बैनर्जी के डोरस्टेप में जिस तरीके से इस तरीके से आम लोगों की गुस्सा देखते हैं, जिस तरीके से चोट के स्लोगन लगे हैं और कहीं ना कहीं जो आक्रोश वो तृणमूल कांग्रेस के टॉप लीडर्स के खिलाफ वो बनते नजर आए। देखिए सत्ता परिवर्तन बंगाल में कई बार हो चुका है। इससे पहले भी तृणमूल जब 2011 में सत्ता पर आया था तो इस तरीके के मंजर जो है किसी भी वामपंथी मुख्यमंत्री या फिर जो भी टॉप लीडर्स है उनके खिलाफ देखा नहीं गया है। और लेकिन जब एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो सांसद है अपने ही इलाके में वो जा रहे हैं, साउथ 24 कोरोना अभिषेक बैनर्जी का गढ़ माना जाता है, उनके ही इलाके में इस तरीके से उनके खिलाफ नाराजगी जो स्पष्ट जाहिर कर रहा है कि जिस तरीके से आक्रोश आम जनमानस में है, जिस तरीके से करप्शन को लेकर और खासकर जो लगातार जो बयान आ रही है कि दक्षिण 24 परगना में जब चुनाव के दौरान भी हम गए थे, स्थानीय महिला लगातार ये कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है, स्थानीय लोग हैं, वो महिलाओं के साथ अब दुर्व्यवहार करते हैं, इसके अलावा जो है अत्याचार करते हैं। कहीं ना कहीं उसका नतीजा जो है आज देखा जा सकता है। और सोनारपुर के इलाके, देखिए मैं आपको बता दूं सोनारपुर कोलकाता से ज्यादा दूर नहीं है, आप एक तरीके से सर्वद एरिया इसको मान सकते हैं। वहां पर वो पहुंचते हैं तो उनको घेर कर जिस तरीके से आज সরকার ডবল ইঞ্জিন আপনাদের ব্যবস্থা আপনারা নিতে পারছেন না, যারা আইন হাতে তুলে নিয়েছেন মুখে ভাষণবাজি না করে কাজে করে দেখান। অভিষেকদা বিজেপি নেতারা বলছেন যে এর সঙ্গে দল যুক্ত নয় এবং এই ঘটনার নিন্দা তারাও জানাচ্ছেন, তারাও বলছেন যে কোনো রকম টলারেন্স করা হবে না। যান বাইরে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন কোন দল করে, যারা দাঁড়িয়ে আছে জিজ্ঞেস করুন, তারা দলের তরফ থেকে এফআইআর করুক। এবং আমার কাছে তো পুরোটা ভিডিওগ্রাফি রয়েছে, কারা করেছে তাদেরকে তো অ্যারেস্ট করতে হবে, তাদের বিরুদ্ধে তো ব্যবস্থা নিতে হবে। हमने सुना अभी अभिषेक बैनर्जी बात कर रहे हैं, बांग्ला में बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो लोगों से? पत्रकारों ने जब सवाल किया कि लोगों का गुस्सा है भीड़ के बारे में जब इस बात की जिक्र की गई तो उसके जवाब में अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि उनका फिर से वही बता रहे हैं कि जो लोग उनके ऊपर हमला किए हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। उन्होंने ये कहा कि पूरी जो घटनाक्रम है उसकी वीडियोग्राफी उनके पास है। इस सिलसिले में उन्होंने
सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को इस बात की जानकारी भी पहुंचाई है और उनका बाकायदा स्क्रीनशॉट भी रख दिया गया है कि इसके बारे में आरोप जो है वो दर्ज कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि सुष्मिता देव जुड़ गई हैं, टीएमसी सांसद। सबसे पहले सुष्मिता देव के पास चलते हैं। इस हमले को कैसे देखा जा रहा है? वहां पे बताया जा रहा है कि जो लोग हैं, आम लोग हैं, जो भीड़ है, उन्होंने हमला किया क्योंकि टीएमसी से नाराजगी है। सुष्मिता देव, देखिए, ये पूरा प्लान तरीके से किया जा रहा है और ये एक मानसिक युद्ध है, क्योंकि अगर आप भारतीय जनता पार्टी और ऑपोजिशन के बीच का जो वोट में अंतर है वो इतना ज्यादा नहीं है एसआईआर को सामने रखे, तो ये एक तरीका है साइकोलॉजिकल वॉर। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि शुभेंदु अधिकारी जी, अमित शाह जी चीख के बोल रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है वेस्ट बंगाल में, और उनके रहते जो चल रहा है ये आम जनता नहीं है, क्योंकि आम जनता की कितनी वोटें हमको मिली है वो आप ईसीआई के रिकॉर्ड में ही देख लीजिए। ये करवाया जा रहा है डिमोरलाइज करने के लिए, अपमान करने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, इट्स अ क्राइम, दे आर नॉट मेकिंग एनी अरेस्ट ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस। तो कौन कहीं पर भी अरेस्ट नहीं हो रहे हैं जहां पर हमारे जिन्होंने हमला किया है अभिषेक बैनर्जी पर, वो कौन लोग थे? आप लोगों की क्या जानकारी है? ये देखिए, ये हमारे सपोर्टर्स तो हो नहीं सकते, जो लाखों करोड़ों लोगों ने हमें वोट दिया वो तो हो नहीं सकते। ये वही लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और देखिए, आम जनता बंगाल की वोट किसी को भी दे, इस तरह का बर्ताव बंगाल के कल्चर में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है, पर ये सफल नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, ये बंगाल की जनता देख रही है, ये कभी नहीं हुआ इतिहास में। देखिए, अगर आप किसी लीडर के ऊपर नाराज है, आप वोट डाल के उनको हटा सकते हैं, ठीक है, पर ऐसा बंगाल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि टीएमसी वर्कर्स आर इंटिमिडेटेड, वो बाहर निकलना है। ममता दीदी ने 2 तारीख को धरना का परमिशन मांगा है, ये सब उसी को सामने रख के किया है। पर वो साइकोलॉजिकल वॉर है, टीएमसी जो सपोर्टर्स हैं उनको डराने की कोशिश है, और आपका आरोप है कि ये बीजेपी का किया हुआ है। दूसरे, आप ये भी कह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बड़ा सवाल है। धन्यवाद आपका सुष्मिता देव हमसे बात करने के लिए। इस वक्त हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं खबरों के साथ। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ है। अभिषेक बैनर्जी पर भीड़ ने हमला किया है। दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में ये हमला हुआ जब वो टीएमसी समर्थक के परिवार से मिलने पहुंचे थे, तो उनके ऊपर वहां पे मौजूद एक भीड़ ने हमला कर दिया। चुनावी हिंसा में मारे गए टीएमसी समर्थक के घर जा रहे थे अभिषेक बैनर्जी, लेकिन रास्ते में ही भीड़ ने अभिषेक बैनर्जी पर हमला किया है। अभिषेक बैनर्जी और टीएमसी इस हमले के पीछे बीजेपी का हाथ बता रही है, और साथ ही अब नई सरकार के शासन में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। अभिषेक बैनर्जी को आप देख रहे हैं, वो चुनावी हिंसा में मारे गए टीएमसी समर्थक के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन इस दौरान भीड़ ने उनके ऊपर हमला किया, उनके साथ मारपीट हुई। अभिषेक बैनर्जी का ये कहना है कि ये बीजेपी का किया कराया है, और साथ ही आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, जब वहां अभिषेक बैनर्जी पहुंचे तो किस तरह भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ था, उनके ऊपर हमला हुआ और मारपीट की गई उनके साथ में। भीड़ ने उनके ऊपर अंडे फेंके, उनकी कमीज फाड़ी, उन्हें पीटा, और उसके बाद अभिषेक बैनर्जी जो हैं टीएमसी समर्थक, टीएमसी के कार्यकर्ता के घर पहुंचे हैं। वो टीएमसी कार्यकर्ता जो चुनावी हिंसा के दौरान मारे गए थे। अब इसके बाद टीएमसी यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी के जो सरकार है उसमें कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रही है। अभी हमने सुष्मिता देव से बात की, जिन्होंने ये बताया कि लगातार यहाँ पर कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ रही है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त जुड़ गई हैं। प्रियंका जी, ये सीधा आरोप है बीजेपी के ऊपर, और कहा जा रहा है कि एक तरह से एक साइकोलॉजिकल वॉर टीएमसी के सपोर्टर्स को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर की बातें कह रहे हैं, मैं उनसे यही पूछूंगी कि जब हम ऑपोजिशन में थे
पोस्ट पोल वायलेंस के लिए मैं तो पूरा बंगाल घूमी थी, लेकिन घूमने से पहले पुलिस को चिट्ठी दिया करती थी कि मैं इस एरिया में जाऊंगी, एसपी को बताया करती थी, परमिशन लिया जाता था कोर्ट से, उसके बाद में जाती थी वहां पर। तो क्या अभिषेक बनर्जी ने ये सब कुछ किया था? पुलिस को बताया गया था? क्या प्रोटेक्शन मांगी गई थी? नहीं। ये जनता का गुस्सा है जो आप देख रहे हैं, इसमें कहाँ है बीजेपी? मुझे बताइए। जो इंसान खड़े होकर के इलेक्शन के पहले जिसने खड़े होके कहा, जिसने खड़े होकर के गाड़ी पर कहा था कि अगर तृणमूल और इंडिया अलायंस जीत जाएंगी तो घर में घुस के मारूंगा, दीज वर दी वर्ड्स ऑफ अभिषेक बैनर्जी, इसलिए जनता सड़क पे उतार के मार रही है। नहीं तो आपको लग रहा है कि जनता मार रही है क्योंकि अभिषेक बैनर्जी ने ये कहा था, और आप कह रही हैं कि आप प्रोटेक्शन मांगती थी, अभिषेक बैनर्जी को भी मांगनी चाहिए, तो जो आपको किससे खतरा था तब? भाई सीधी बात है, हम तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, जैसे ये ब्लेम दे रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, तो भैया लॉ एंड ऑर्डर की बात तो तब उठेगी ना जब आप अपने प्रोग्राम्स बताएंगे कि आप वहां जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। एज ऑपोजिशन हमने सब कुछ फॉलो किया। हमारे यहाँ पर आपने जेपी नड्डा को मारा बीच रास्ते में, आपने कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर हमला कराया, तब आप कहते थे कि कुछ नहीं, जनता मार रही है। हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो कुछ नहीं किया। तो फिर अब वही चीज दोहराई जा रही है, यानी कि आप कह रही है कि अभी भी हम कहेंगे कि जनता मार रही है, लेकिन दरअसल इसके पीछे कोई और लोग हैं। मैंने अभी ये शुरू होने से पहले ही कहा कि किसी भी तरह ना जनता को अधिकार है, ना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है या कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले। लेकिन कानून व्यवस्था की बात तो यहाँ तब आती ना जब आपने अपना स्केड्यूल शेयर किया होता। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की बात तो तब आएगी जब वो बताएंगे कि वो कहां जा रहे हैं, तभी पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन दे सकती है, वरना पुलिस किस तरह प्रोटेक्शन देगी? और ये भीड़ है जो हमला कर रही है, लेकिन ये भीड़ जो है इसके पीछे कौन है? इस हमले के पीछे ये सवाल बना हुआ है और टीएमसी ये सवाल उठा रही है। ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे खबरों के साथ।